हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल SKS 369 वेज में। आज हम बैंकिंग का दूसरा चैप्टर देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पहले चैप्टर देखा नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वो भी जरूर देख लेना। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज का चैप्टर में हम डिपॉजिट्स के बारे में विस्तार से देखेंगे। आज के वीडियो में हम ये 6 टॉपिक्स कवर करेंगे। व्हाट इज डिपॉजिट? डिपॉजिट वह पैसा है जिसे आप अपने बैंक खाते में डालते हैं। बचत करने और उस पर ब्याज या इंटरेस्ट मिलता है। दोस्तों, बैंक की एफडी इन्वेस्टमेंट का एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है और कुछ समय बाद एफडी एक निश्चित रिटर्न भी देता है। इसमें रिस्क बहुत कम होता है। इंडिया में 93% लोगों के पास अपना खुद का एक फिक्स्ड डिपॉजिट है। इससे पता चलता है कि आज भी लोग फिक्स्ड डिपॉजिट को इन्वेस्टमेंट के रूप में बहुत पसंद करते हैं। एक्चुअली डिपॉजिट दो प्रकार के होते हैं, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट उन फंड्स को कहा जाता है जिन्हें आप कभी भी निकाल सकते हैं, जैसे कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। लोग इन अकाउंट में अपने मर्जी से पैसे डाल और निकाल सकते हैं। टाइम डिपॉजिट वो होता है जहां लोग अपने मर्जी से डिपॉजिट कर सकते हैं, बट उसका टाइम ऑफ मैच्योरिटी पूरा होने तक नहीं निकाल सकते हैं। अगर निकाले तो पीनल इंटरेस्ट भरना पड़ता है, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। तो आइए इनके बारे में विस्तार से देखते हैं। सेविंग अकाउंट, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, सेविंग अकाउंट या बचत खाता के बारे में, जहां हम अपना पैसे डालते हैं और निकालते रहते हैं और हमें इस पे इंटरेस्ट या ब्याज मिलता है। तो बता दें कि साल 2010 से हमें अपने सेविंग अकाउंट में डेली आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट लगता है, जो हमें 3 महीने में जमा होके मिलता है। मान लो आज आपने 1000 रुपये सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट किया और तीसरा दिन सवेरे निकाल लिया, तो आपका पैसे 2 दिन पूरे बैंक में पड़े थे, तो आपका 2 दिन का इंटरेस्ट बनता है, जो बैंक आपको आने वाले इंटरेस्ट के ड्यू डेट पे देगी। और सेविंग अकाउंट सिर्फ किसी व्यक्ति या HUF के नाम से ही खुलता है। कंपनी या बिजनेस के लिए करंट अकाउंट खोला जाता है, जहां बिजनेस की ही लेन देन किया जाता है। करंट अकाउंट सोल प्रोप्राइटरशिप्स, पार्टनरशिप फर्म्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के नाम से ही खुलता है, और इस अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार जॉइंट अकाउंट के बारे में जान लेते हैं। आप अपने सेविंग अकाउंट और डिपॉजिट में अपने किसी भी रिश्तेदार को जॉइंट रख सकते हैं। अगर आपका अकाउंट 2 नाम से जॉइंट है और आप चाहते हैं कि इस अकाउंट में दोनों के साइन होने पर ही कोई अमाउंट विड्रॉ या कुछ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो ऐसे ऑपरेशन को जॉइंटली बाय कहते हैं। यदि अकाउंट 2 लोगों के नाम से है और चाहते हो कि अकाउंट कोई भी एक ऑपरेट कर सकते हैं, तो आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा आइदर और सर्वाइवर, जहां कोई भी एक अकाउंट होल्डर ऑपरेट कर सकता है और इनमें से किसी की मृत्यु होने पर ही दूसरा व्यक्ति जिनका नाम से अकाउंट है वो ऑपरेट कर सकता है। जब किसी अकाउंट में फॉर्मर और सर्वाइवर इंस्ट्रक्शन होती है, तो उसमें जब तक पहले नाम वाले जॉइंट अकाउंट होल्डर की मृत्यु नहीं होती है, तब तक दूसरा अकाउंट होल्डर अकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। और इसके विपरीत, जहां लेटर और सर्वाइवर इंस्ट्रक्शन होती है, वहां जब तक दूसरे जॉइंट अकाउंट होल्डर की मृत्यु नहीं होती है, पहले वाले अकाउंट होल्डर ऑपरेट नहीं कर सकता है। फिक्स्ड डिपॉजिट वो होता है जहां लोग अपने एक फिक्स्ड अमाउंट 7 दिन से लेकर 10 साल तक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रख सकते हैं। उनके इन अमाउंट पे उसकी समय अनुसार इंटरेस्ट या ब्याज मिलता रहेगा। ये अमाउंट उसकी मैच्योरिटी डेट से पहले नहीं निकाल सकते हैं। यदि निकाले तो प्रिंसिपल अमाउंट पे 1% पीनल इंटरेस्ट कट होके मिलेगा। फिक्स्ड डिपॉजिट में सेविंग अकाउंट के कंपैरेटिवली ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। बैंक इन डिपॉजिट को लीन रख के आपको लोन भी दे सकते हैं। और अगर आप सीनियर सिटीजन्स हो, यानी आपका एज 60 के ऊपर है, तो आपको फिक्स्ड डिपॉजिट के रेट ऑफ इंटरेस्ट में 0.50% ज्यादा मिलेगा। गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन्स के लिए 5 साल का डिपॉजिट के एक अच्छा स्कीम निकाले हैं।
वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसमें आज के दिन में फिक्स्ड डिपॉजिट से ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। इसका एक पूरा वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हूँ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, एक बार वो जरूर देख लेना। 5 करोड़ रुपए से अधिक अमाउंट की फिक्स्ड डिपॉजिट को नॉन कॉलेबल डिपॉजिट कहते हैं, और इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी नॉर्मल एफडी से अलग होता है। रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी सेम है फिक्स्ड डिपॉजिट से, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि आरडी में एक फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ भरना पड़ता है, जबकि फिक्स्ड डिपॉजिट में एक ही बार में लमसम अमाउंट भरना पड़ता है। आरडी में मिनिमम 12 महीने से और फिक्स्ड डिपॉजिट में 7 दिन से इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। यानी आरडी में आपको हर महीना एक फिक्स्ड अमाउंट भरना पड़ेगा, कम से कम 1 साल के लिए। अब बात करें फ्लेक्सी फिक्स्ड डिपॉजिट की, तो फ्लेक्सी एफडी में एक खास तरह का फिक्स्ड डिपॉजिट होती है जो बैंक द्वारा दी जाती है। इस डिपॉजिट में डिपॉजिटर को अपना एफडी अकाउंट में मैन्युअल रूप से अमाउंट जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये डिमांड डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट को मिलाकर बनता है। फ्लेक्सी एफडी में डिपॉजिटर को सेविंग एंड करंट अकाउंट की लिक्विडिटी और फिक्स्ड डिपॉजिट के हाई रिटर्न दोनों का लाभ मिलता है, जिसे ऑटो स्वीप कहते हैं। इस सुविधा में एक स्टिपुलेटेड अमाउंट से ज्यादा पैसा अगर कासा अकाउंट में पड़ा है, तो वो ऑटोमेटिकली 1 साल की एफडी बन जाती है। फ्लेक्सी एफडी के बेनिफिट्स क्या है, देखते हैं। पहला है कि इस डिपॉजिट में सेविंग एंड करंट अकाउंट से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा, एफडी बनाने के लिए आपको हर बार फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा, आजकल कुछ बैंक इस एफडी को टाइम दर पहले तोड़ के अगर कासा अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, जहां से यह एफडी बनी थी, तो उसमें कोई पेनल इंटरेस्ट नहीं लगता है। चौथा, यह एफडी ऑटो रीन्यू अपने आप होता है। नॉन रेजिडेंट इंडियन एनआरआई वो भारतीय नागरिक होते हैं जो कोई जॉब, एम्प्लॉयमेंट या कुछ कारण से विदेश में रहते हैं। जब ये लोग भारत में ऑथराइज्ड बैंक्स में अकाउंट ओपन करते हैं, उसे एनआरआई बैंक अकाउंट कहते हैं। जिस तरह भारत का कोई नागरिक एफडी में निवेश करता है, उसी तरह कोई एनआरआई भारत में एनआरई नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट्स या एनआरओ नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट खोल सकता है। भारत में एनआरआई सेविंग्स अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, इसलिए ये अकाउंट एक अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों, अगर एक एनआरआई अगर अपना पैसे की एफडी इंडिया में करवाना चाहता है, तो उसके पास ये 3 ऑप्शन होते हैं। पहले है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट एफसीएनआर। एफसीएनआर अकाउंट उन एनआरआई के लिए है जो अपनी फॉरेन अर्निंग या फॉरेन में जो कमाया उसे इंडिया के बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसका कन्वर्जन नहीं चाहते, यानी कि वह अपनी फॉरेन अर्निंग्स को फॉरेन करेंसी में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो एफसीएनआर में डिपॉजिट कर सकते हैं। एफसीएनआर में इंडिया के बैंक में जिस करेंसी में पैसा जमा किया जाता है, उसी करेंसी में एनआरआई उस पैसे को विथड्रॉ भी कर सकता है। तो इस ऑप्शन में कोई करेंसी कन्वर्शन नहीं होता है, इसलिए तो कोई कन्वर्शन कॉस्ट भी नहीं देनी होती। इस अकाउंट पर जो इंटरेस्ट मिलता है वह इंटरेस्ट इंडिया में टैक्सेबल नहीं होता, यानी कि उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। आरबीआई के नियमों के हिसाब से एफसीएनआर डिपॉजिट पूरी तरीके से रिपेट्राएबल यानी ट्रांसफरेबल है। दूसरा जो अकाउंट ऑप्शन आता है वह है एनआरई। ये अकाउंट सेविंग हो सकते हैं, करंट अकाउंट भी हो सकते हैं और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी हो सकते हैं। एनआरई एफडी में कोई एनआरआई विदेश में कमाए हुए अपने पैसे को भारतीय अकाउंट में रख सकता है और इस पैसे को रुपये में बदल सकता है। इसमें आपके पैसे पर मिलने वाली ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता। इसमें जमा की गई प्रिंसिपल अमाउंट और ब्याज दोनों को आप पूरी तरह अपने देश में भेज सकते हैं। इसमें आप किसी भारतीय नागरिक के साथ जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकते। आप इसमें अपनी डिपॉजिट की गई राशि के 90% तक पर लोन ले सकते हैं। इसमें कम से कम 25,000 रुपये तक डिपॉजिट कर सकते हैं। इसमें मैच्योरिटी होने पर आपके प्रिंसिपल अमाउंट और डिपॉजिट पर ऑटोमेटिक रिन्यूअल मिलेगा। अब जो तीसरा अकाउंट ऑप्शन आता है वह आता है एनआरओ। एनआरओ की फुल फॉर्म है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। एनआरओ अकाउंट कोई भी एनआरआई भारत में कमाए हुए पैसे को जमा करने के लिए रख सकता है।
यह इनकम किराया, पेंशन या कोई दूसरी इनकम हो सकती है। एनआरओ फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा राशि पर भारतीय कानून के मुताबिक टैक्स लगता है। इस अकाउंट से कमाए गए ब्याज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत लगभग 30% टैक्स मिलता है। इस अकाउंट की प्रिंसिपल अमाउंट को आप अपने देश में नहीं भेज सकते। इस अकाउंट में कमाए गए ब्याज को ही अपने देश में भेजा सकता है। इस अकाउंट को आप किसी भारतीय के साथ जॉइंट भी खोल सकते हैं। इसमें जमा की गई राशि की 90% राशि पर लोन लिया जा सकता है। इसमें कम से कम 25,000 रुपये तक डिपॉजिट करने हैं। ये 7 दिन से 10 साल की समयावधि के लिए खोला जा सकता है। अब इतना सारे डिपॉजिट आते हैं तो उसका इंश्योरेंस भी बैंकों को करना अनिवार्य है। तो ये काम देखता है DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये भारत में बैंकों के लिए जमा, बीमा और लोन गारंटी के रूप में कार्य करता है। ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को छोड़ के सभी बैंकों को अपना डिपॉजिट पे इंश्योरेंस करना अनिवार्य है। RBI के गाइडलाइंस के अनुसार सभी कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक को सभी कस्टमर के डिपॉजिट को इंश्योरेंस करना पड़ता है। प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ये लागू नहीं होता है। DICGC का मुख्य कार्य है कि कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा जितने भी खाता खोले जाते हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या रिकरिंग अकाउंट हो, इन सभी अकाउंटों का RBI के मुताबिक DICGC से डिपॉजिट इंश्योरेंस करवाया जाता है, ताकि कभी किसी कारण से बैंक फेल हो जाता है तो ग्राहक के पैसे की भरपाई किया जा सकता है। पब्लिक के डिपॉजिट को छोड़ के कोई और डिपॉजिट, जैसे कि बैंक का खुद का डिपॉजिट, पे ये इंश्योरेंस लागू नहीं होता है। अब बात आती है कि DICGC के माध्यम से कितने जमा राशि का इंश्योरेंस होता है, क्योंकि इसके जरिए डिपॉजिट इंश्योरेंस 5 लाख रुपए का होता है तथा बहुत सारे ग्राहकों के इससे अधिक पैसे बैंक में जमा रहते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, आइए देखते हैं। जो अगर आपका बैंक में 5 लाख से अधिक राशि जमा है या आपका ब्याज जुड़कर 5 लाख से अधिक की राशि होती है और बैंक फेल होता है, तो आपको केवल 5 लाख रुपए तक ही मुआवजा मिलेगा, बाकी की राशि आपकी नहीं मिलेगी। कई लोगों का एक ही बैंक में या अलग अलग बैंक में कई खाते होते हैं, तो इस स्थिति में क्या होगा। जो अगर आपका एक ही बैंक में एक सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है और आपके सारे खातों को मिलकर 5 लाख से अधिक की राशि बनती है, तो आपको 5 लाख का ही मुआवजा मिलेगा। अगर आपका कई अलग अलग बैंक में खाते हैं और ऐसी कोई घटना घटती है तो आपको अलग अलग बैंक से 5-5 लाख के तक का मुआवजा मिलेगा। अगर आपको बैंकिंग के चैप्टर्स पे और भी वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं बैंकिंग के कुछ हॉट टॉपिक्स पे भी वीडियोस शॉर्ट में बना रहा हूँ, वो भी जरूर देखें। धन्यवाद।